वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आप लोगों को हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ाए थे। आज उसका सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें आपको परिवहन के साधन के बारे में बताना है हमें। उस दिन जो पहला हमारा जो लेक्चर था, उसमें आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं उसके बारे में थोड़ा सा मतलब उसकी पूर्व भूमिका मैं बताई थी, और किस तरह से किसी देश के लिए वस्तु और किसी देश के विकास के लिए उस देश में होने वाली वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ किसी भी देश की परिवहन सुविधाएं भी उस देश के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो क्योंकि देश में सेवा और वस्तु का उत्पादन होगा और उसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए यातायात के साधन तो चाहिए, परिवहन के साधन। तो किसी भी देश के विकास में ये परिवहन के साधन कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं, ये आपको इसमें आज मैं पढ़ाऊंगी। देखिए बेटा, परिवहन के जितने भी साधन हैं, चाहे वो आपके स्थल परिवहन हो, चाहे आपका जल परिवहन हो, चाहे वह वायु परिवहन हो, सबका एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष महत्व होता है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि सड़क मार्ग जो है, रेल मार्ग या फिर आपका जल मार्ग काम नहीं आता है, तो उस समय वायु मार्ग काम आता है। कहने का मतलब यह है कि परिवहन के जितने भी साधन हैं वो किसी एक विशेष परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम इसमें आज हम पढ़ेंगे। हमारे देश में ये 3 परिवहन के साधनों का उपयोग जैसे अन्य देशों में होता है, वैसे हमारे देश में भी 3 जो मुख्य परिवहन के साधन हैं, इनका उपयोग किया जाता है। और इन परिवहन के साधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इनका क्या उपयोग है, क्यों दूसरे देशों से हमारे ये परिवहन के साधन हमारे देश में क्या समस्याएं आती हैं, इन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो हम परिवहन के साधन में आज आपको सबसे पहले स्थल परिवहन के बारे में बताएंगे। स्थल परिवहन का मतलब ये होता है कि जमीन पर जो भी परिवहन के साधन है, जैसे कि आपका पहला हो गया सड़क मार्ग, दूसरा हो गया रेलवे मार्ग और तीसरा हो गया पाइपलाइन। तो जो सड़क स्थल परिवहन का मतलब ये होता है कि मतलब जमीन से होते हुए जमीन से होते हुए जो भी परिवहन का आवागमन का जो साधन होता है, उसे हम स्थल परिवहन में गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, कार हो गई, बसें हो गई, ठीक। तो ये सब आपके स्थल परिवहन में आने वाले हैं। तो ये सड़क मार्ग पर चलते हैं। रेल मार्ग में आपके रेलवे के कोच होते हैं, मतलब जैसे रेलवे के डिब्बे या मालगाड़ी के डिब्बे, ठीक, ये सब हो गया। पाइपलाइन हो गया, तो वो भी आपका जमीन के अंदर मतलब गड्ढा खोद के या सुरंग बना के पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं। तो इसके बारे में कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन के मार्ग से, सड़क मार्ग से होते हुए वस्तु या मनुष्यों के आवागमन को एक जगह से दूसरे जगह उन्हें ढोकर ले आना, मतलब उनके आवागमन को हम स्थल परिवहन कहते हैं। अब हम आते हैं इसके पहले पार्ट पे कि पहला स्थल परिवहन में आपका सड़क मार्ग जो है वो सबसे पहला जो है आपका इसको वर्गीकृत किया गया है स्थल मार्ग को सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन में। तो हम सबसे पहले सड़क मार्ग को देख लेते हैं। हमारे देश में सड़कों का जाल जो है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, मतलब बहुत घना बिछा हुआ है। देखा जाए तो विश्व में पहले नंबर पर सड़कों का जाल बिछे होने का मतलब ये है
कि किसी देश में सड़कें कितनी ज्यादा हैं, कितनी बड़ी मात्रा में हैं और कितना ज्यादा उसका जाल बिछाया गया है एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए। तो इसे सड़कों का जाल कहा जाता है। सड़कों का जाल भारत में भी बहुत अधिक, बहुत दूर सुदूर के जगहों तक, मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य तक या एक जिले को दूसरे जिले तक जोड़ते हुए बहुत घना सड़क मार्ग बिछा हुआ है। और पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है सड़क मार्ग के जाल को लेकर, और पहले नंबर पे आपका अमेरिका है। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा सड़क मार्गों का जाल बिछा हुआ है। अब सड़क मार्ग जो है ये सबसे आसान एक मार्ग होता है लोगों के आवागमन के लिए, क्योंकि सड़क मार्ग के द्वारा हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। क्योंकि अब इसमें आप कहेंगे सड़क मार्ग ही क्यों, रेलवे मार्ग क्यों नहीं? तो रेलवे मार्ग आपको रेलवे तक, आप समझिएगा इस चीज को कि हमें अगर कहीं जाना है, कहीं बाहर जाना है, दूसरे राज्य में जाना है या किसी दूसरे बड़ी सिटी में जाना है, दूर, मतलब आपको 600, 700, 1000, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो जाहिर सी बात है आप उस समय चुनाव करते हैं, आपका बेस्ट ऑप्शन होता है रेल मार्ग, क्योंकि उसमें खर्चा थोड़ा कम आता है सड़क मार्ग की अपेक्षा। तो रेल मार्ग, अब आपको रेल तक पहुंचने के लिए, मतलब रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको सड़क मार्ग की आवश्यकता उस समय भी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सड़क मार्ग सबसे सुविधाजनक और आसान तरीका है लोगों के आवागमन का। ठीक, तो अब सड़क मार्ग में भी मैं पहले आपको इसके प्रकार बता दे रही हूँ, उसके बाद इसके महत्व को और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे देश में सड़क मार्ग को जो है वो आप में देखा जाए क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण जो किया गया है वो 5 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग। तो स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग क्या होता है? तो ये आपकी 4 जो मेगा सिटी हैं, ठीक है, ये भारत सरकार ने पिछले कुछ मतलब 10-12 सालों में ही इसको शुरू किया था और आज ये पूर्ण हो चुका है। मतलब इसका जो सड़क बिछाने का काम था वो पूर्ण हो चुका है। स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग के अंतर्गत आपका दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 महानगरों को, जो मेगा सिटी हैं, इन्हें देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम किया गया है, जिससे कि इन 4 महानगरों के मध्य जो दूरी है उसे कम किया जा सके। तो ये स्वर्ण चतुर्भुज, एक तो ये महाराज मार्ग आता है जो 4 मेगा सिटी को जोड़ता है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे जिसे आप लोग कहते हैं, ये हमारे देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। प्राथमिक सड़क तंत्र इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से लोग पहुंच सके, वस्तुएं पहुंच सके, उसके लिए इसका जो है निर्माण किया गया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो है वो बहुत लंबे चौड़े स्तर पे किया गया है। आपका स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग जो है ये ज्यादातर 6 लेन का है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कहीं कहीं अभी 4 लेन ही बना है, मतलब 4 लाइन का है, और कहीं कहीं 6 लाइन का भी बना हुआ है। तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। तीसरा है आपका राज्य राजमार्ग। अब राज्य राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो राज्य राजमार्ग जो है राज्य की राजधानियों को उस राज्य के जिलों को राजधानियों तक जोड़ने का काम करता है। और चौथा है आपका जिला सड़क। जिला सड़क जो है ये जिले से होते हुए जो सड़कें हैं वो प्रशासनिक केंद्रों तक बनाई गई हैं कि आसानी से वहां तक आवागमन
जो है सुलभता से या आसानी से हो सके। और पांचवा आपका आता है अन्य सड़कें। ये क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। अन्य सड़कों में आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहले आप लोगों ने बहुत साल पहले देखा होगा कि गांव में जो रास्ते थे वो पक्के नहीं होते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई हमारे देश में, तब से अब आप लोगों को हर एक गांव की सड़कें जो हैं, कोई कोई गांव ऐसा है कि जहां की सड़कें अभी भी पक्की नहीं है, कच्ची ही हैं, बट मोस्ट ऑफ ज्यादातर जो सड़कें हैं गांव की वो पक्की हो चुकी हैं, और ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण। अब पदार्थ के आधार पर हम सड़कों का अगर वर्गीकरण करें तो एक आपका कच्ची सड़क आता है और एक पक्की सड़क। कच्ची सड़क जो है आप लोग जानते हैं कि मिट्टी और ईंटें से बनी होती है। ये ज्यादातर सूखे समय में ही काम आती है। थोड़ा सा बारिश हो जाए तो यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ होगा और आवागमन ठप हो जाएगा। दूसरी आती है, मतलब हम कहने का अर्थ ये है, हमारे देश में दो तरह की सड़कों का निर्माण होता है। एक आपका है पक्की सड़क। तो पक्की सड़क जो है ये ज्यादातर आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग है, या स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग है, या जिला सड़क है, ये ज्यादातर आपकी पक्की सड़कों से ही बना है। मैं ये नहीं कहती कि अन्य सड़कें जो गांव की सड़कें हैं वो पक्की सड़क नहीं है, बट अभी भी कहीं कच्ची सड़क पाई जाती हैं। हमारे देश के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर अभी भी कच्ची सड़कें हैं और आना जाना दूभर हो जाता है बारिश के समय में। तो पक्की सड़कें जो हैं ये तो आपको कच्ची सड़क मिट्टी और ईंटें से बनती हैं, लेकिन जो पक्की सड़क है ये आपका सीमेंट से भी बन सकता है, कंक्रीट से भी बन सकता है, और एक कोलतार जो कोयले को पिघलाकर बनाया जाता है और उससे सड़कों का निर्माण होता है। इस तरह से हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण किया जाता है। अब आपका आ गया कि हमारे यहाँ हमारे देश में सड़कों का जाल जो है वो लगभग 23 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्रफल जो है वो उसमें सड़कें बिछी हुई हैं। मतलब मैं जैसे आपको बताई कि भारत का दूसरा नंबर है सड़कों का जाल बिछे होने में, मतलब बहुत अधिक क्षेत्रफल में जो है भारत में सड़कों का जाल बिछाया गया है। हमारे देश में आपको मालूम होगा कि सबसे पहली जो सड़क बनी थी पक्की सड़क, वो आपकी ग्रांड ट्रंक रोड थी, जो कि आपका ये हमारे शेरशाह सूरी उन्होंने बनवाया था। लेकिन अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी थी, बट वो कच्ची थी। उन्होंने कच्ची बनवाई थी उस सड़क को, शेरशाह सूरी जी ने उसको पक्की करवाई थी, इसलिए उसका नाम जीटी रोड का नाम जो है वो उनके साथ शेरशाह सूरी के साथ जोड़ा जाता है। तो ये कलकत्ता से पेशावर तक जाती है ग्रांड ट्रंक रोड, और ये सबसे लंबी सड़क भी है, ठीक, और पहली सड़क भी है। अब हम आ जाते हैं इसके सड़क मार्ग का जो फायदा है, मतलब इसके महत्व पर, कि इसका महत्व क्या है सड़क मार्ग का। तो एक तो देखिए सड़क मार्ग जो है उसको बनाने में लागत कम आती है, क्योंकि ये कहीं भी असमान अगर कोई स्थान है तो वहां भी सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि पहाड़ियों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, इसलिए ये आसान होता है असमान सतहों पर। दूसरी चीज है कि सड़क मार्ग का एक और महत्व है कि घर घर जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो सकती हैं। मतलब अगर सड़क मार्ग के द्वारा आपको जाना है तो आप एकदम अपने गेट तक पहुंचेंगे, लेकिन ये चीज रेलवे में संभव नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज है कि सड़क मार्ग के थ्रू अगर आपका सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, या मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो चढ़ने उतरने में या सामान को चढ़ाने उतारने में आसानी होती है कि वो आपके गंतव्य स्थान तक एकदम
जैसे मैं अभी कही हूँ कि आपके गेट तक वो चीज पहुंच जाएगा, तो उसमें सहूलियत होती है। दूसरी चीज है कि सड़कें जो हैं वो ज्यादातर लोगों को जो है सुविधाजनक लगती है, क्योंकि अगर अपना व्हीकल है तो लोग उससे आवागमन ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, ट्रेन और जो है आपका वायु मार्ग के द्वारा जाने की अपेक्षा। ठीक, तो ये चीज आपके इसके महत्व, ये इसका महत्व हो गया सड़क मार्ग का। दूसरी चीज है कि चुनौतियां क्या है सड़क मार्ग के। सड़क मार्ग तो बिछाया गया है, लेकिन हमारे देश में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, मतलब परेशानियां बहुत आती हैं, दिक्कतें आती हैं सड़क मार्ग को लेकर। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो सड़कें बनती हैं वो ज्यादातर कैसी होती है, सकरी होती है, मतलब चौड़ी सड़कें नहीं बनाई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सड़कों पर देखने को मिलता है और वो दुर्घटना का कारण बनती है। तीसरी चीज है, सड़कों पर जो पुल या पुलिया का निर्माण किया गया है वो बहुत पुराने हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी दुर्घटना का जो है वो डर भी लगा रहता है कि दुर्घटना ना हो जाए। तीसरी चीज है कि ज्यादातर सड़कें जो हैं वो अच्छे मटेरियल से नहीं बनाई जाती हैं, वो ज्यादातर मिलावटी मटेरियल का यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और जिसकी वजह से सड़कें ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती हैं। बारिश का समय आते ही सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं और पानी भर जाते हैं। ये बहुत सारी समस्याएं सड़क मार्ग को लेकर हमारे देश में है। तो इसका सुझाव, मतलब सरकार क्या उपाय कर सकती है सड़क मार्ग को लेकर। तो सबसे पहले तो देखिए, सरकार को ये करना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर सड़कों का निर्माण करना चाहिए। दूसरी चीज, सड़कों का समय समय पर उनका पुनः निर्माण भी करवाना चाहिए, जिस वजह से सड़कों में गड्ढे न हो सके और लोग किसी दुर्घटना का शिकार न हो पाए, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। तीसरी चीज है कि सड़कों का निर्माण अगर दो राज्यों के बीच में जो हुआ है, जैसे कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो हर एक राज्य को आपस में मिलकर उसकी तरक्की के लिए, उस मार्ग की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, मतलब कि सड़कें खराब न होने पाए, इसके लिए प्रत्येक राज्यों को अलर्ट रहना चाहिए। तो ये आपके सड़क मार्ग को लेकर ये चीजें थी। अब आपका आ गया रेल परिवहन। अब रेल परिवहन जो है ये रेल मार्ग, स्थल परिवहन में आपका रेल मार्ग आया। देखिए बेटा, रेल मार्ग आप लोग को पता है कि सबसे पहले हमारे देश में पहली ट्रेन कब चली और किसने चलवाई, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में, ये मात्र 34 किलोमीटर का दूरी था और इसी दूरी को तय किया गया था। उस समय हमारी पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने तक, और इसका शुरू करवाने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे ट्रेन की शुरुआत की थी। लेकिन देखा जाए तो रेलवे जो है वो हमारे देश का सार्वजनिक क्षेत्र का एक सबसे बड़ा प्राधिकरण है, मतलब ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और रेलवे जो है इसकी भी जो ट्रैक है वो बहुत लंबे चौड़े, पूरे देश में देखा जाए तो पूरे देश स्तर पर हर राज्य में इसकी लाइनें, रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। अब रेलवे के सामने जैसे सड़क आपका कहीं भी बिछ सकता है असमान जगहों पर भी, लेकिन जो रेलवे मार्ग है वो आपका हर जगह नहीं बिछ सकता है, असमान जगहों पर नहीं बिछ सकता है, उसके लिए तो समान स्थल चाहिए ही। तो इसमें ये दिक्कत आती है। दूसरी चीज है कि रेल परिवहन जो है ये देखा जाए तो रेल परिवहन हमारे देश में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा कराने वाला क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि रेल मार्ग के द्वारा सफर करना थोड़ा सस्ता पड़ता है, जिसके कारण रेल मार्ग से लोग सफर करना आसान समझते हैं, क्योंकि उनकी बचत हो जाती है। अब रेल मार्ग के द्वारा
इसके फायदे क्या हैं, तो रेल मार्ग के सबसे बड़े जो फायदे हैं, मतलब इसका महत्व जो है, वो सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी वस्तुएं एक साथ एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। और वो चाहे लोग हुए, नागरिक हुए या फिर वस्तुएं हुई, तो एक जगह से दूसरे जगह बहुत भारी मात्रा में एक साथ पहुंचाया जा सकता है उनको। यानी बहुत लंबी दूरी जो होती है, जैसे कि आपका 2000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर, तो ये दूरी जो तय होती है, एक साथ कई लोग उतनी दूरी को तय करते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है रेलवे मार्ग का। दूसरी चीज है, अब इसके महत्व पर हम पहुंचते हैं कि रेलवे का महत्व क्या है। तो रेलवे का देखिए सबसे पहला महत्व और सबसे बड़ा महत्व कि औद्योगिक क्षेत्रों को प्रगति प्रदान किया है रेलवे। अब प्रगति कैसे प्रदान किया है, तो उद्योगों को जो भी कच्चा माल सामान चाहिए वो रेलवे जो है वहां तक, उद्योगों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरी चीज, दूसरा महत्व जो है इसका कि बंदरगाहों तक तैयार माल सस्ते में पहुंचा देता है। कि रेलवे जो है वो बंदरगाह मतलब समुद्री मार्ग से जो जहाज बड़े बड़े निर्यात के लिए निकलते हैं या आयात कोई सामान हुआ होता है, तो बंदरगाहों से उन सामानों को जो है वो उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम ये करता है। देखिए इसमें रेलवे की जो खूबी है वो आपको ये महत्व के अंदर आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैं सड़क मार्ग के बारे में नहीं बताई आपको कि सड़क मार्ग अन्य परिवहन के जो साधन है उनको जोड़ने का काम सड़क मार्ग करता है। ये मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से उतर गया था। तो सड़क मार्ग इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अन्य परिवहन के लिए एक कड़ी का काम करता है। ठीक वैसे ही रेलवे जो है वो भी जो है आपका समुद्री मार्ग के लिए भी ये एक कड़ी का काम करता है, क्योंकि बंदरगाहों तक ऐसी रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं जो सीधे बंदरगाहों तक पहुंच सके और सामान डायरेक्ट उतार कर ट्रेन से और उसे शिप पर, जहाज पर चढ़ाया जा सके। तो सस्ते में ये माल बंदरगाहों तक पहुंचा देता है। दूसरी चीज, निर्यात को बढ़ावा। कई राज्यों में जो कृषि फसलें होती हैं वो ट्रेनों में लाद कर और वो दूसरे शहरों तक पहुंचा दी जाती है, जिससे कि वो वस्तुएं या वो सामग्री जो खाद्यान्न होते हैं वो निर्यात के लिए आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। चौथी चीज है कृषि और व्यापार को बढ़ावा। कृषि में उत्पन्न जो रॉ मटेरियल है जो उद्योगों के लिए जरूरी है वो उद्योगों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि व्यापार फलता फूलता है। और सबसे बड़ी चीज है कि राहत सामग्री उपलब्ध कराता है। जब कभी कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां आती हैं, जैसे कि कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उस समय ट्रेन में एक साथ कई मात्रा में खाद्यान्नों को या मेडिसिन्स हो गए या कपड़े हो गए, जहां पर मतलब डिजास्टर हुआ है वहां तक पहुंचाने के काम रेलवे आता है। ठीक, तो ये तो इसका महत्व हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि आपका इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि हमारे देश की जनता जो है वो रेलवे में जब सफर करती है ट्रेन से, तो कई लोग तो बिना टिकट के ही सफर कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, क्योंकि इससे सरकार को घाटा होता है। अगर सब लोग टिकट लेकर सफर करें तो सरकार को जो फायदा होगा रेलवे के द्वारा, तो सरकार और सुविधाएं बढ़ाएगी। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना टिकट के सफर कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी
चुनौती है हमारे रेलवे विभाग के सामने। और दूसरी चीज ये है कि कहीं भी चैन खींचकर गाड़ी को रोक देते हैं, जिससे कि समय की बर्बादी होती है और समयानुसार ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाती है। ये चुनौतियां हमारे रेल मार्ग के मतलब रेलवे डिपार्टमेंट के सामने आती है। तीसरा है आपका पाइपलाइन। अब पाइपलाइन जो है, ये पाइपलाइन बिछाने का काम, ये पाइपलाइन जमीन के अंदर से, जमीन को खोदकर उसके अंदर पाइपें बिछाई जाती हैं, जिसके द्वारा, अब आप कहेंगे पानी का, हाँ पानी की जैसे पाइपलाइन बिछाई जाती है तो वो अलग चीज है, लेकिन ये पाइपलाइन आपकी अलग चीज है। इस पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोल उत्पादन, प्राकृतिक गैस और खनिज पदार्थों को, कच्चा तेल को कारखाने तक पहुंचाने का काम इस पाइपलाइन के थ्रू किया जाता है, जो जिसका पाइप थोड़ा बड़ा होता है और वो भी जमीन के नीचे से ही गया होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बिना किसी टाइम की बर्बादी के ये पाइपलाइन के द्वारा जो खनिज पदार्थ हैं, मतलब तरल पदार्थ के रूप में, या आपका प्राकृतिक गैस है, तेल है, कच्चा तेल है, पेट्रोलियम उत्पाद है, ये सब समयानुसार और मतलब एक सही समय पर और बिना टाइम वेस्ट हुए ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। ये अलग चीज है कि पाइपलाइन बिछाने का खर्चा बहुत अधिक आता है, लेकिन पाइपलाइन जब एक बार बिछ जाता है तो उसके बाद उसको चलाने में कोई खर्चा नहीं आता है और इससे हमारे देश को बहुत लाभ पहुंचा है। बहुत सारी जगहों पर गैस की, प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछा दी गई है और लोग आसानी से बिना सिलेंडर के उस पाइपलाइन के थ्रू गैस का यूज करते हैं भोजन बनाने में या और सब चीजों के लिए। ठीक, तो ये आपका स्थल परिवहन हो गया। अब हम आते हैं जल परिवहन पर। जल परिवहन जो है, ये देखा जाए तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। बताने की जरूरत नहीं है कि जल परिवहन का मतलब क्या होता है। जल परिवहन का मतलब समुद्री जहाजों से है, या जो नदियों में चलने वाले सीप होते हैं, जहाज होते हैं, ये उससे है। और उन जहाजों के थ्रू लोगों को या ज्यादातर माल सामान को जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। देखिए बेटा, एक चीज याद रखिएगा कि हमारे देश का 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो जल मार्ग के द्वारा होता है। क्योंकि भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में है, विराजमान है, तो हमारे यहाँ का जो भी समुद्री मार्गों से होते हुए ज्यादातर विदेशी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो इन्हीं जो है जल परिवहन के थ्रू ही होता है। 95% व्यापार इसके द्वारा ही होता है, 5% ही आपका जो है वो दूसरे तरीके से होता है। अब आपका जल परिवहन का ये सबसे सस्ता साधन है। इसमें न तो रोड बनाना है, न सड़कें तैयार करनी है, न रेलवे ट्रैक बिछाना है, न पाइपलाइन बिछानी है, कुछ नहीं करना है। बस समुद्र या नदियों से होते हुए एक जहाज का निर्माण करना है और उस जहाज में सामान लाद दीजिए, मनुष्यों को लाद दीजिए, वो उसमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे सस्ता साधन है। और इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है कि भारी और स्थूल वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम ये जल मार्ग, जल परिवहन करता है। अब जल परिवहन भारी मतलब जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी जो उद्योगों में लगाई जाती हैं वो कैसे आएंगी, तो वो इन्हीं आपके जल मार्ग के द्वारा ही आती हैं। और देखा जाए तो जो आपका सऊदी अरब या कुवैत या इराक, ईरान से जो आपके पेट्रोलियम आते हैं या और कोयला वगैरह जो बहुत हैवी चीजें आती हैं, वो सब आपका समुद्री मार्गों के द्वारा ही हमारे देश में आयात होता है। अब आप इसके महत्व के बारे में जान लीजिए कि एक तो ये सस्ता साधन है, मार्ग का निर्माण नहीं करना है, जिसके कारण ये यातायात का सबसे सस्ता साधन है। दूसरी चीज, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब इस पे आप एक साथ कई मशीनें लाद सकते हैं, बहुत ज्यादा
मतलब सामग्री आप इस पे भारी चीजें लाद कर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और जो है इसकी दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि आपको किसी घने जंगल में कोई सामान पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, वहां पे वायु मार्ग तो जंगल में उतरेगा नहीं, सड़क के द्वारा तो आप जा नहीं सकते। तो एकमात्र यही रास्ता बचता है कि जो पानी वाली जहाज है उससे होते हुए जंगल के किनारों पर वस्तुओं को उतार दिया जाए और वो वहां तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है दुर्गम क्षेत्रों के लिए एकमात्र साधन होता है। तो और अगला है सुरक्षा। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये मतलब बहुत अच्छा होता है जल परिवहन, क्योंकि इसमें कोई एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहता है और सब चीजों का डर नहीं रहता है, चोरी का या कहीं पलट जाने का उसका डर नहीं रहता। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और इसका जो सबसे ज्यादा वो है कि इसमें पूंजी की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। और सबसे बड़ा महत्व मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी सबसे ज्यादा जो हमारा व्यापार है वो हमारे व्यापार में मददगार ये जल परिवहन ही है, क्योंकि 95% जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो इसी मार्ग के द्वारा होता है। अब इसमें आप बेटा ये एक तो आंतरिक जल मार्ग है और एक आपका समुद्री जल मार्ग है। तो आंतरिक जल मार्ग जो है उसमें आपका नदियों के द्वारा देश के अंदर ही, आंतरिक का मतलब देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को पहुंचाना है तो वो तो नदियों के द्वारा ही होगा, तो उसको आंतरिक जल मार्ग कहा जाता है। और समुद्री मार्ग में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जो दूसरे दूसरे देशों के साथ होता है उसे समुद्री मार्गों में गिना जाता है। अब आपके समुद्री मार्ग जो मेन है वो है आपका कांडला, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। ये हमारे मेन जो है हमारे मेन समुद्री परिवहन के लिए एक मेन बंदरगाह है जहां से हमारा ज्यादातर विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से सुचारू ढंग से चलता है और वस्तुएं आयात होती हैं और निर्यात होती हैं, ये इन्हीं बंदरगाहों से होती है। अब आपका लास्ट जो आ गया वायु परिवहन। वायु परिवहन, अब वायु परिवहन देखा जाए तो ये बहुत महंगा होता है, ये आम आदमी के बस का नहीं है कि सब लोग इससे सफर कर सके। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा जो मेन जो इसका महत्व है वो ये है कि ये जो है तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठा वाला परिवहन माना जाता है। जैसे कि तीव्रगामी मतलब कि आपको कहीं बहुत अर्जेंट है, आपको पहुंचना है तो आप वायु मार्ग को पसंद करेंगे। और ये आरामदायक भी होता है कि आराम से आप मतलब 3 दिन का सफर आप 1-2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 1-2 घंटे में आप अपनी स्थान पर, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और प्रतिष्ठा वाला भी होता है कि लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो हवाई जहाज से जाते हैं, तो ये चीज, ये प्रतिष्ठा वाला ये आपका परिवहन है। तो दूसरी चीज है कि वायु परिवहन बताने की जरूरत नहीं है कि वायु परिवहन का मतलब क्या होता है। वो आवागमन की चीजें जो आसमान में, आसमान के द्वारा, आसमान ही उनका रास्ता होता है और उसके द्वारा होते हुए एक देश से दूसरे देश में हमें पहुंचाता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाते हैं, तो वो वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके महत्व को आप देख लीजिए कि इसका महत्व क्या है। तो इसका सबसे बड़ा महत्व जो है वो ये है कि ये अति दुर्गम स्थानों पर आसानी से जो है पहुंचाने का काम करता है। मतलब आपको कहीं भी किसी ऐसे स्थान पे पहुंचना है, बर्फीले स्थान पे, या कहीं आपको मरुस्थल में जाना है, या कहीं आपको बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां है वहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचाने का काम ये आसानी से करता है। दूसरी चीज, दुर्गम स्थान जो होते हैं वो इसके रास्ते में कभी बाधा नहीं डाल सकते। हम कितनी भी दुर्गम स्थानों को पार करते हुए एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, तो इसमें हमें ये
आसानी से मददगार साबित होता है। दूसरी चीज है कि लंबे समुद्र ये जो है मतलब वायु परिवहन के द्वारा इसके महत्व क्या है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो ये परिवहन का तीव्रगामी साधन है। दूसरी मतलब बहुत अर्जेंट है, आपके घर में कोई बीमार है या हम खुद बीमार हैं और हमें कहीं दूर जाना है इलाज के लिए, समय बहुत कम है, तो हम वायु मार्ग के द्वारा जा सकते हैं और जल्दी से जाकर अपना इलाज या जो भी है, जो भी परेशानी है उसे दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज है भौगोलिक बाधाओं को ये दूर करता है। मतलब भौगोलिक बाधाओं का मतलब क्या है कि पहाड़ी प्रदेश, बर्फीले स्थान, समुद्रों को, नदियों को, सबको पार कराते हुए ये हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा देता है। तीसरा चीज है कि कभी कभी कृषि में जो फसलें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक लग जाते हैं, मतलब कीटाणु लग जाते हैं। अब उन कीटों को मारने के लिए या उनको भगाने के लिए कभी कभी हवाई मार्ग द्वारा मतलब वायु मार्ग के द्वारा रासायनिक छिड़काव किया जाता है कि जिससे कि वो कीट पतंगे जो हैं वो फसलों को नुकसान न पहुंचाने पाए, वो मर जाए, तो उसमें भी ये मददपूर्ण साबित होता है। फिर कभी कभी वनों में आग लग जाती है, उस आग को बुझाने के लिए भी हमें जो है ये वायु मार्ग जो है, वायु परिवहन जो है ये काम में आता है। उसके आगे अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदा, जैसे कि कहीं बहुत बड़े क्षेत्र में आपका जैसे कि भूकंप आ गया हो या आपका बाढ़ आ गया हो, मतलब कोई भी प्राकृतिक जो आपदा आई हो तो वहां जाने लायक ना हो, तो ये मतलब आपका जो वायु मार्ग है उसके द्वारा हेलीकॉप्टर से या हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो राहत सामग्री को, दवाइयों को, खाने पीने की चीजों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और लास्ट जो है युद्ध की स्थिति में सैनिकों को तत्काल कहीं भी पहुंचाना है तो उसमें हमारा वायु परिवहन सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। तो ये आपके इसके महत्व हो गए। दूसरी चीज है कि हमारे देश में वायु परिवहन का 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसके तहत घरेलू विमान सेवाएं जो चालू की गई थी वो इंडियन एयरलाइंस थी और एलायंस एयर था। इनके द्वारा हम अपने देश में ही एक जगह से दूसरे जगह मतलब आवागमन कर सकते हैं। और दूसरी चीज है एयर इंडिया जो है ये अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है, लोगों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का काम करती है। तो ये आपका जो है आपके परिवहन के साधनों को हम यहाँ समझे हैं। और बेटा कल इसका लास्ट जो होगा आपका दूर संचार के साधन मतलब आपका कम्युनिकेशन होगा, वो आपके अगले लेक्चर में आएगा और वहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।